नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की तह तक जाएंगे जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। एक ऐसा नेता जिसका शासन दशकों तक दमन और क्रूरता के लिए जाना गया, उसका अंत कैसे हुआ? आज हम फरवरी 2026 के उस बेहद जटिल इंटेलिजेंस ऑपरेशन और उस खोखले हो चुके सिस्टम का विश्लेषण करेंगे जिसके नतीजे में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई। अब सोचिए जरा, दशकों से सत्ता पर काबिज एक नेता जो जमीन के काफी नीचे एक अभेद्य और भारी सुरक्षा वाले बंकर में छिपा हो, आखिर वो एक टारगेटेड स्ट्राइक का शिकार कैसे हो जाता है? एक एनालिस्ट के नजरिए से अगर हम इसे देखें तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस पतन का असली कारण बाहर से होने वाला कोई भारी सैन्य हमला था या फिर ये सिस्टम के अंदर की सड़न और खोखलेपन का नतीजा था? आज हम इस पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी को समझेंगे। हम हमले की रूपरेखा, एक विभाजित देश की प्रतिक्रिया, सत्ता का हस्तांतरण, परमाणु कूटनीति में आई रुकावट और आखिर में इसका पूरा असेसमेंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस ऑपरेशन की डिटेल्स को समझते हैं, यानी उस स्ट्राइक की ट्रैकिंग और एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। आपको याद होगा 1981 में भी उन पर एक जानलेवा हमला हुआ था जिसमें वो बच गए थे। उसके बाद से ही उनकी सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर ना मार सके। और जून 2025 के 12 दिवसीय युद्ध के बाद तो ये सुरक्षा किसी अभेद्य किले जैसी हो गई थी। यहां तक कि उनके बंकर का एलिवेटर ही इतना गहरा था कि उसे नीचे पहुंचने में 5 मिनट से ज्यादा लगते थे। तो वहां तक पहुंचना ये लगभग नामुमकिन माना जाता था। अब जरा इस क्रोनोलॉजी को देखते हैं। 2025 के युद्ध के बाद टारगेट पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो चुके थे। 2025 के मध्य में अमेरिका ने इजराइल के एक शुरुआती प्लान को वीटो कर दिया था, पर इसके बाद CIA ने बहुत ही बारीकी से उनके पैटर्न्स और लोकेशंस को ट्रैक करना शुरू किया और इस सटीक खुफिया निगरानी का फल मिला 28 फरवरी 2026 को, जब दिन के उजाले में एक दुर्लभ हाई लेवल मीटिंग हुई। बस यही वो मौका था। ये अमेरिका और इजराइल का एक जॉइंट इंटेलिजेंस ऑपरेशन था और सच कहूं तो दिन के उजाले में इजरायली हवाई हमले करना ये एक बहुत ही दुस्साहसिक कदम था। उन्होंने करीब 30 प्रिसिजन म्यूनिशंस और एडवांस्ड स्पैरो एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इस भारी सैन्य शक्ति ने उस सुरक्षित बंकर के अभेद्य होने के सारे भ्रम को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ हथियारों की जीत थी? दी अटलांटिक के ग्रीनवुड ने एक पते की बात कही है कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था चाहे जितनी भी मजबूत हो, क्या फायदा अगर उसे चलाने वाले आपके अपने लोग ही आपको बेचने के लिए तैयार बैठे हों। असल में एनालिस्ट्स का मानना है कि इस ऑपरेशन की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण सिर्फ बाहर का हमला नहीं, बल्कि रिजीम के अंदर की गद्दारी और सिस्टम का खोखलापन था। इस हमले के तुरंत बाद देश के भीतर जो दरारें सामने आईं, वो भी कम चौंकाने वाली नहीं थीं। पूरा देश साफ तौर पर 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ तेहरान और मशहद में शासन के समर्थक मातम मना रहे थे और इंतकाम का लाल झंडा लहरा रहे थे, पर दूसरी तरफ करज और इस्फहान जैसे शहरों के साथ साथ दुनिया भर में फैले ईरानी डायस्पोरा के बीच जश्न का माहौल था। लोग सड़कों पर खुशियां मना रहे थे, हालांकि इसके चलते उन्हें सुरक्षा बलों के भारी लाठीचार्ज और क्रूरता का सामना भी करना पड़ा। विपक्षी नेटवर्क्स और देश से बाहर रह रहे लोगों ने इस घटना को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। ईरान इंटरनेशनल के शब्दों में कहें तो ये दमन, वैचारिक कट्टरता और भारी रक्तपात से भरे एक युग का अंत था। आलोचकों के लिए ये एक ऐसी तानाशाह सत्ता का पतन था जिसने दशकों तक अपनी ही जनता पर जुल्म ढाए थे। इस बीच सरकार ने तुरंत 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया, लेकिन यहां एक बहुत अजीब चीज हुई। अंतिम संस्कार में ऐसी देरी हुई जो पहले कभी नहीं देखी गई। शिया मान्यताओं के बावजूद इतनी बड़ी देरी। एनालिस्ट्स इसे एक बहुत बड़े संकेत की तरह देखते हैं कि भाई शासन के अंदर जरूर कोई बहुत बड़ा संकट या अफरा तफरी मची हुई थी। तो अब सवाल था कि आगे क्या? सत्ता का नया चेहरा कौन होगा? क्योंकि कोई आधिकारिक उत्तराधिकारी पहले से तय नहीं था, इसलिए तुरंत एक अंतरिम लीडरशिप काउंसिल बनाई गई। लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भारी दबाव डाला और इसी जल्दबाजी में 8 मार्च को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने दिवंगत नेता के बेटे मोजद्दा खामेनाई को नया सुप्रीम लीडर नियुक्त कर दिया। एक तरह से पिता की मौत ने बेटे की ताजपोशी का रास्ता साफ कर दिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। 40 दिन के शोक के बाद जो मुख्य स्मारक सेवा आयोजित की गई, उसमें नए सुप्रीम लीडर मोजद्दा खामेनेई खुद ही गायब थे। उनकी इस गैर मौजूदगी ने उनकी सेहत को लेकर तरह तरह की अफवाहों को जन्म दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब ये सवाल उठने लगा कि क्या ये नया शासन आगे चलकर टिक भी पाएगा। और इन सबके बीच
इस पूरी घटना का ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, खासतौर पर न्यूक्लियर डिप्लोमेसी पर क्या असर पड़ा, वो समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के अली वाइज ने इस पर बहुत सटीक बात कही है। उनका मानना है कि इस हमले ने सिस्टम के सबसे व्यावहारिक फैसले लेने वाले व्यक्ति को खत्म कर दिया। इसके नतीजे में परमाणु कूटनीति के दरवाजे लगभग बंद हो गए। अब डर यह है कि सत्ता में बैठे कट्टरपंथी आगे और भी ज्यादा खतरनाक और अप्रत्याशित कदम उठा सकते हैं। इस बात की पुष्टि ओमान के मध्यस्थों की रिपोर्ट से भी होती है। उन्होंने बताया कि हवाई हमले से ठीक पहले एक बहुत बड़ा शांति समझौता, जिसमें यूरेनियम भंडार पर रियायतें शामिल थीं, वो लगभग तय हो चुका था। लेकिन इस एक स्ट्राइक ने शांति और कूटनीति के उस पूरे रास्ते को मिट्टी में मिला दिया। तो आखिर में इन सारी बातों का क्या मतलब निकलता है? चलिए एक फाइनल असेसमेंट करते हैं। इस चार्ट पर गौर कीजिए। टैक्टिकल लेवल पर यह एक अभूतपूर्व इंटेलिजेंस ब्रीच था। डोमेस्टिक मोर्चे पर इसने भारी ध्रुवीकरण पैदा किया और जनता का गुस्सा सड़कों पर दिखा। राजनीतिक स्तर पर IRGC के सपोर्ट से सत्ता तुरंत हस्तांतरित हो गई और कूटनीतिक स्तर पर देखें तो परमाणु वार्ताएं पूरी तरह से तबाह हो गईं। अगर इसे समराइज करें तो इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी होने के बावजूद बाहरी सैन्य शक्ति और अंदरूनी गद्दारी ने उसे भेद दिया। घरेलू विरोध ने साबित कर दिया कि अंदर से शासन कितना खोखला था। IRGC ने जल्दी से पावर अपने हाथों में ले ली और अब डिप्लोमैटिक दरवाजे बंद होने से एनालिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि कहीं ये क्षेत्र लीबिया जैसे सिक्योरिटी वैक्यूम में ना फंस जाए, जहां लॉ एंड ऑर्डर का कोई अता पता नहीं होता। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या किसी शीर्ष नेता को इस तरह से टारगेट करके खत्म कर देना इस रीजन में सच में शांति लाता है, या फिर ये एक पहले से ही विभाजित देश को ऐसे अनियंत्रित सुरक्षा संकट में धकेल देता है जहां से वापसी शायद नामुमकिन हो? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।